हेलो बॉस, वेलकम टू अवर चैनल नीट बाजी। आपका नीट का एग्जाम का डेट क्लियर हो चुका है बॉस, 7 मई। ओके, आज से अपने पास 138 दिन के आसपास है। डेफिनेटली यार हर किसी का एक्सपेक्टेशन होगा कि एग्जाम जो है ना कहीं मिड जून में होगा, लास्ट जून में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। अभी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म हुआ है, थर्ड राउंड बचा हुआ है, मॉक ऑफ बचा हुआ है। मतलब अभी कोई सोचा नहीं होगा कि भाई एग्जाम जो है ना मतलब 7 मई के आसपास है। हाँ, मतलब एनटीए को लेकर के जिस तरह से अनसर्टेनिटी बना हुआ है कि कुछ भी कभी भी कर सकता है, उसके बेसिस पे जो बहुत ही मतलब क्या है ना कि थोड़ा सतर्क होगा, वो सोच लिया कि हाँ भाई अपन फर्स्ट वीक ऑफ मई के आसपास में तैयार रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द बेसिकली इंडिया के बच्चे जो अगले साल 25,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस का सीट को ऑक्युपाई करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश बच्चे का बेसिकली क्या है कि प्रिपरेशन उसी लेवल पे होगा जिस लेवल पे आज पैनिक बना हुआ है, लेकिन वो यहां से निकल करके आगे जाकर के वो सिलेक्शन लेंगे। पहली बात तो आप देख लो, मेजॉरिटी सिलेक्शन जहां से होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जहां पे पढ़े हुए, भाई हर किसी का सिलेक्शन जो आज के डेट में कोचिंग क्लासेस के बच्चे या फिर यूट्यूब वगैरह जहां से पढ़ रहे बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों का अभी सिलेबस जो है वो फरवरी के आसपास तक, फरवरी एंड तक जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास तक सिलेबस जाएगा उनका। तो यहां से हमें कुछ एक एक्स्ट्रा प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें यहां से कुछ प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्या प्लानिंग सच में मैटर करता है? बिल्कुल यार, सिर्फ बढ़ते नहीं चले जाना है, थोड़ा सा रुकना है, जो आप पढ़े उसको समेटना है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से बेसिकली क्या ऑर्गेनाइज वे में चीजों को करें, तब जाकर के अपन नीट में सिलेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, अपने पास 138 दिन के आसपास बचा हुआ है। प्लानिंग एज पर योर स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोचिंग में सिलेबस अगर खत्म होगा फरवरी में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में तो ऐसा ही चले। सपोज दैट आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो गए, पिछले साल आपका नीट में बेसिकली 320 आया होगा, 310 आया होगा, 280 आया होगा, 270 आया होगा, 250 आएगा, व्हाटएवर यू हैव स्कोर्ड, जस्ट 100 नंबर आया होगा। आप ये साल पिछले 4-5 महीना में आप जो भी पढ़े हो, आपको पता है ना आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं बायो को लेकर के। एक बच्चे होते हैं कि हाँ भाई मैं एक दिन 3 घंटा 4 घंटा लूंगा और लग के एक चैप्टर ही खत्म करूंगा, लेकिन बढ़िया से खत्म करूंगा, उसमें एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम धीरे धीरे करके वो पढ़ते हैं। और एक बच्चा का क्या होता है कि हाँ भाई किताब खोले, लगभग एक बेसिकली पन्ना को पढ़ने में, एक पेज को पढ़ने में 2 से 3-4 मिनट लगा। ऑन एन एवरेज बेसिकली एक चैप्टर को रीड आउट करने में 45-50 मिनट, 1 घंटा के आसपास लगाते हैं। जो प्रो लेवल पे हो तो 15 मिनट, 17 मिनट, 27 मिनट, 24 मिनट के आसपास में। हाँ भाई मैं 15 मिनट 17 मिनट ही, मैं ऐसे बच्चों को भी देखा हूं जो 9 मिनट के अंदर एक चैप्टर को रीड आउट कर जाते हैं, छोटे छोटे चैप्टर को 9 मिनट 10 मिनट के अंदर में। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि आप जिस लेवल पे हैं उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। अगर आप एक दिन में 4-5 चैप्टर पढ़ने में कंफर्टेबल है, लेकिन 3 घंटा में, क्योंकि आपको सिर्फ बायो नहीं करना है, आप बायो के लिए मैक्सिमम 3 घंटा से 4 घंटा, 4 घंटा आप मैक्सिमम देके चलो, 3 से 4 घंटा आप मैक्सिमम देके चलो। अगर आप एक दिन में 4 बेसिकली चैप्टर कर सकते हो, तो अगला 9 दिन में आप टारगेट रखो दैट इज 36 चैप्टर, और उसी में से बेसिकली कोई 2 दिन होगा जिस दिन 4 चैप्टर की जगह 5 चैप्टर कर लो, छोटे छोटे चैप्टर को जोड़ लो। तो अगर आप इस तरह से पढ़ सकते हो कि 3 से 4 घंटा टाइम देकर के बायो को अगले 9 दिन में बेसिकली 38 चैप्टर को एनसीईआरटी को रीड आउट कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर इट। हाँ, अगर आप एकदम काफी स्लो पढ़ रहे हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब आप एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म करोगे ना, एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म करोगे तो एक चैप्टर नहीं लेते यार, एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर आपको लेना पड़ेगा, 1.5 से 2 चैप्टर के आसपास लेना पड़ेगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बायो को प्लीज 38 दिन 45 दिन का टारगेट भी लेके ना जाए। आप बायो को मैक्स टू मैक्स भी लेके जाएं तो आप बेसिकली अगले 22 दिन में बायो को रैप अप कीजिए। एक बार 22, 23, 25 दिन लग जाए, लेकिन एक बार आप बेसिकली बायो को 22, 23, 25 दिन के आसपास में रैप अप कीजिए, क्योंकि टाइम कम बचा है भाई। एक बार 2 बार 3 बार सिलेबस करने से नहीं होने वाला है, मैक्सिमम टाइम करना पड़ेगा हमें। दिस इज द बेसिकली क्या है ना, एक बैटल है, वहां पे तभी जीत पाएंगे जब चीजों को मैक्सिमम बार करेंगे। बायो के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप बायो में एक एवरेज स्टूडेंट हो, 3 से 4 घंटा अगर आपको लगता है 3-4 चैप्टर को रीड आउट करने के लिए, तो प्लीज आप उस तरीके से जाइए। उसके बाद फिर बेसिकली मैं केमिस्ट्री में बोलूंगा कि केमिस्ट्री में आप 25 से लेकर के 45 दिन के आसपास लगाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो 25 से 30 दिन में आपका चैप्टर पूरा केमिस्ट्री हो जाना चाहिए। भाई पॉलीमर केमिस्ट्री, नेबरेड लैब जैसे चैप्टर एक दिन में 2 करोगे। बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इस तरह के जो छोटे छोटे चैप्टर है, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, जो छोटे छोटे चैप्टर है, सॉलिड स्टेट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ आपको बहुत विजुअलाइजेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं। अरे तुम्हें सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई। तो हम ये करना चाह रहे हैं ना कि केमिस्ट्री को आप बेसिकली 30 डेज के आसपास टारगेट लेके चलो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन बहुत ही बेकार है, अभी मुझे टाइम चाहिए,
तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तो उन बेसिकली सिनेरियो में आप केमिस्ट्री को 45 डेज के आसपास लेके चलिए। उसके बाद बचता है अपना क्या, फिजिक्स। तो फिजिक्स को लेकर के क्या है ना, फिजिक्स को लेकर के तो मैं एक ही बात बोलूंगा, पर डे प्लीज फिजिक्स में आप अपना नोट्स उठाइए। सपोज आप किसी भी कोचिंग का हिस्सा होंगे या आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, आपका फिजिक्स में कुछ चैप्टर तो हुआ होगा। आपका फिजिक्स में सपोज हम मान के चलते हैं आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपका काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन वगैरह तक के लेवल पे हो चुका है, फ्लूइड मैकेनिक्स तक। 12th में मान के चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट वगैरह तक कुछ चीजें हुआ है, या मॉडर्न वगैरह या ऑप्टिक्स वगैरह कोई चीज का बेसिकली कुछ कॉम्बिनेशन बना करके आई थिंक 60-70% पोर्शन हो गया है। तो मैं बोलूंगा कि फिजिक्स में ये काम करना है। फिजिक्स में आप डेली 4 घंटा के आसपास दीजिए, जिसमें 2 से 2.5 घंटा के आसपास आप थ्योरी एक पार्टिकुलर चैप्टर का पढ़िए 2 घंटा के आसपास, कि हाँ भाई काइनेमेटिक्स का थ्योरी जल्दी हम लोग पलटते चलेगा। सबसे पहले तो क्या है कि आपको हैंडबुक वगैरह फार्मूला का मिलता है, उसको आप देखिए। हाँ, रेंज का फार्मूला ये, हाइट मैक्स का ये, अच्छा हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन ये, अच्छा लॉज ऑफ मोशन में ये फार्मूला है, वर्क और एनर्जी में ये, कैपेसिटर में ये, एनर्जी स्टोर्ड वगैरह तमाम चीजें, ये सब चीजें हैं। उसके बाद आप लास्ट 34 साल का पीवाईक्यू पर डे एक चैप्टर का मारिए। लास्ट 34 ईयर का जब आप पीवाईक्यू मारोगे तो आपको लगेगा कि भाई फिजिक्स से मेरा जो इतना बड़ा हवा बना हुआ था, मेरे कॉपी में टीचर तो पढ़ाते हैं ये सोच करके कि कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बाहर ना जाए। वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि 45/45 क्वेश्चन, 50/50 क्वेश्चन उनके नोट से बाहर नहीं जाए। तो डेफिनेटली यार, ताकि क्वेश्चन बाहर नहीं जाए तो फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कॉपी में कराना पड़ेगा। एट द एंड आप कहां स्टैंड करते हो वो देखो भाई साहब। पता चलता है कि एट द एंड फिजिक्स में कितना आया, 65, 70, 80, 85। अरे भाई सिर्फ और सिर्फ तुम फार्मूला को बार बार अभी से करते जाओगे ना, थोड़ा सा नोट्स को एकदम सुपरफिशियल लेवल पे भी देकर के लास्ट 34 साल का तुम पेपर मारते चले जाओ। पर डे एक दिन में बेसिकली भाई, एक दिन में कुछ चैप्टर ही जिसमें लास्ट 34 साल में फिजिक्स में बेसिकली क्या है ना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, 80, 83, 90, 99, इस तरह से कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर में आप देखोगे कि काइनेमेटिक्स में आप जाओगे तो 62-63 के आसपास आएगा क्वेश्चन, बेसिकली 1D में वही 60-62-65 इसमें आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 2D में। उसके बाद जब आप जाते हो लॉज ऑफ मोशन वगैरह वही 50-60 का सिनेरियो है। आप वर्क और एनर्जी में भी जाते हो तो वहां वर्क और एनर्जी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसमें सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन वगैरह मिला करके वही 70-80 क्वेश्चन के आसपास। हाँ, रोटेशन में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, 90 के आसपास क्वेश्चन है। लास्ट 34 साल का मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप एकदम जब यहाँ पे 90 से लेकर के अभी 2022 के आसपास का आप जब क्वेश्चन मारते हो, 1998, 1996 वगैरह, 2002, 2004 वगैरह, जब आप लास्ट 34 ईयर का क्वेश्चन मारते हो तो बिलीव मी, इतना को अगर यदि आप 4-5 बार लास्ट 34 ईयर क्वेश्चन पे ही आपका कमांड है ना, तो भाई आपका फार्मूला वगैरह को इतना बेसिकली क्या है ना, उसका एप्लीकेशन पार्ट पे इतना कमांड डेवलप हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरा तो मानना है कि आप 180 में 130 नंबर तो फिजिक्स में ला सकते हो वहां से। बिलीव मी, मैं ये नहीं कर रहा हूं रट लो, मैं ये कर रहा हूं अपने नोट्स को बेसिकली उल्टो, और नोट्स को पलटने के बाद आप उसके हेल्प से अगर यदि हो सकता है यार कि 63 क्वेश्चन होगा, 63 क्वेश्चन में तुमसे बेसिकली 48 क्वेश्चन बनेगा, 57 बनेगा, 56 बनेगा, तो अगला बार फिर कर लोगे ना। मेरा ये कहना है भाई कि प्लीज फिजिक्स को आप बेसिकली अगला 30 दिन में टारगेट लेके चले, पर डे 1 चैप्टर, पर डे 1 चैप्टर, पर डे 1 चैप्टर, पर डे 1 चैप्टर। हाँ, आप किसी कोचिंग का हिस्सा होंगे तो आप क्या करेंगे, किसी कोचिंग का हिस्सा होंगे तो भी कुछ चैप्टर बचे होंगे तो वो बेसिकली चलते रहेंगे, तब तक धीरे धीरे उनका भी नंबर आ जाएगा। तो वैसे सिनेरियो में मैं 45 डेज के आसपास लेके चल रहा हूं। लेकिन अगर यदि आप किसी कोचिंग का हिस्सा नहीं, तब तो फिर आपको 30 दिन के अंदर फिजिक्स के 30 आउट ऑफ 30 चैप्टर करने ही भाई अपने पास समय बचा होना चाहिए। इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कोटा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में या किसी भी कोचिंग संस्थान के हिस्सा होगा, उनका सिलेबस फरवरी लास्ट तक जाएगा भाई साहब, या फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ मार्च तक जाएगा। वैसे सिनेरियो में क्या आपको बेसिकली एक ही चीज का आपको एक्स्ट्रा एज मिल सकता है, अर्ली सिलेबस कंप्लीशन। प्लीज अभी रुकना है और जो पढ़े उसको समेटो यार, जो पढ़ चुके उसको समेटना जरूरी है। आगे बढ़ते रहने, आगे दौड़ने से ज्यादा बेहतर है कि जो पढ़ चुके उसको समेटो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। कब? जनवरी फरवरी से भाई एकदम पैनिक सिचुएशन आएगा। इस बार तो अपने पास एक बहुत बड़ा, जो बेसिकली ड्रॉपर वाले बच्चे उनके पास एक बहुत बड़ा इस बार एडवांटेज है भाई साहब। मैं खास करके ड्रॉपर वालों को बोल रहा हूं, आपके पास इस बार बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जो 12th के जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, क्रीमी बच्चे होते हैं, मैं कुछ बच्चों से सुना, अच्छे बच्चों से जिन्होंने 12th के साथ सिलेक्शन लिए पिछले 2-3 साल में, वो बोले अगर एग्जाम मई के आसपास में होता तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, बिकॉज इट्स द एग्जाम ऑफ प्रेशर। उन्हें क्या है कि बोर्ड के बाद 2-3 महीना का अतिरिक्त टाइम मिल गया पिछले 2-3 साल से, और जब उनका ब्रेन थोड़ा शार्प होता है, प्रेशर कम रहता है फर्स्ट टाइम का, तो वो करते चले गए और वो निकल गए आपसे आगे।
इस बार क्या है भाई, बोर्ड खत्म होगा मार्च के आसपास में, उसके बाद अप्रैल का गैप होगा, उसके बाद एग्जाम है। तो भाई साहब अपने पास जो सबसे बेस्ट चीज है ना वो है अर्ली सिलेबस कंप्लीशन। और अगर यदि आपका सिलेबस थोड़ा खिंचा भी रहा है तो आप प्लीज समेटना स्टार्ट कीजिए। आप जितना ज्यादा हो सके उसको समेटिए। तो आपके पास एक बेसिकली बेहतर प्लान आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप जिस प्लान के अकॉर्डिंग आप एडेप्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप बेसिकली क्या है कि आप प्लान बनाए। आपको लग रहा है सर मैं बायो में 22 दिन नहीं 25 दिन लेके जाऊंगा, 28 दिन लेके जाऊंगा, प्लीज यार एक प्रॉपर प्लान बनाओ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो नेक्स्ट 28 डेज का। अभी मैं आपको वीडियो के थोड़ा सा कुछ देर लास्ट में आपको दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। रिमार्क बुक आपको कैसे बनाना है, रिमार्क बुक अपन बनाएंगे, है ना। उस रिमार्क बुक के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। अच्छा, बायो में एक सजेशन है मेरा कि देखो शुरू में क्या है ना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसे टॉपिक को चूज कीजिए जो सच में 90% बच्चों से ज्यादा बच्चों को इजी लगते हैं। फॉर एग्जांपल भाई इकोलॉजी हर इंडिया का बच्चा को इजी लगता है, अगर क्योंकि अब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं भाई, अटपटांग चीज नहीं पढ़ना है। तो भाई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 थोड़ा बेसिकली इकोलॉजी में लंबा है और मेजरमेंट्स पॉपुलेशन वाला थोड़ा काफी लंबा हो जाता है। कंप्रेशन, प्रेडिक्शन, प्रेडेटर वगैरह बेसिकली काफी चीजें वहां पे लंबा आ जाता है, थोड़ा लेन उसका लेंथीनेस थोड़ा ज्यादा है। बाकी 14, 15, 16 सब एकदम इजी है। 13 भी मतलब इजी है, बस थोड़ा सा बच्चों को लेंथी लगता है जो बार-बार एनसीईआरटी को नहीं पढ़े। तो इकोलॉजी पहले समेटो भाई। यूनिट 1 जो आपका 12th वाला है, मैं ये कहता हूं कि बायोलॉजी का बेसिकली 12th वाला जल्दी समेटिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली ग्रो करेगा। भाई यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन हो गया। तो अभी तक मैं जितने बार बच्चों से पूछा हूं कि भाई तुम्हें बायोलॉजी में बेसिकली क्या है कि रिप्रोडक्शन वाला यूनिट में क्या अच्छा मतलब क्या तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगा, तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ भाई साहब बात ऐसा है ना कि चैप्टर नंबर 2 जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग हो जाता है, वहां थोड़ा हमें बार-बार चीजों को देखना पड़ता है। बाकी तो फिर अच्छा है। चैप्टर नंबर 1 में तो बहुत कुछ है ही नहीं। चैप्टर नंबर 4 तो बेसिकली जो है वो एमटीपी वगैरह ही बात होता है और बहुत ही जल्दी बेसिकली समेट लेते हैं उसको। तो मेन जो है ना आपका चैप्टर नंबर 2 उस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको खत्म कीजिए। फिर आपका जो यूनिट बेसिकली 3 है, दैट इज यूनिट 3 में आपका चैप्टर नंबर 9 है, 8 है और 10 है ना। तो चैप्टर नंबर जो 9 है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें थोड़ा प्लांट ब्रीडिंग वगैरह जो है थोड़ा टिश्यू कल्चर वगैरह थोड़ा कम इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सब जो बेसिकली आपका चार्ट वगैरह हिंदी वगैरह पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 वगैरह तमाम चीजों वगैरह, तो प्लीज आप ये सब जो है ना थोड़ा सा इनको बढ़िया से देख लीजिए। मतलब इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लीजिए। एमओटी वगैरह, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, इम्प्लाइड ट्रांसफर वगैरह जो सब चैप्टर कुछ चीजों में दिया हुआ है, ऑट क्रॉसिंग, ये ब्रीडिंग वगैरह। तो मैं बच्चों से बेसिकली क्या है ना कि जब फीडबैक लिया तो उन्होंने बोला कि चैप्टर नंबर 9 उन्हें कम इंटरेस्टिंग लगता है। तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा पॉज भी करके आराम से कर लेना भाई। मेरा कहना है कि पहले अपना कॉन्फिडेंस बनाओ, इजी से चैप्टर करना स्टार्ट करो। आपको जो लगता है, हो सकेगा आपको सेल बायोलॉजी पहले लगता होगा, आप उसको पहले कीजिए। मेरा कहना है कि जो आपको इजी लगता है फटाफट अपना काउंटिंग पढ़ाओ अपना बायोलॉजी में 38 चैप्टर में मैक्सिमम चैप्टर की तरफ जाओ बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। हो सके तुम्हें यार फिजियोलॉजी ज्यादा समझ में आता होगा, तुम्हें लगता होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे अच्छा लगता है, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ भाई ईटीएस समझ में आ रहा है, तो भाई तुम उसकी तरफ भागो ना। मेरा बस ये कहना है मैक्सिमम चैप्टर पहले समेटो। तुम जितना चैप्टर को समेटे रहोगे तुमको कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा वाला मिलेगा भाई। चलो ये तुम कर लेना। केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा देखते हैं। पता है केमिस्ट्री को मेरा मानना है ना कि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाते हैं बेसिकली 3 पार्ट में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। मैं कहता हूँ 4 पार्ट में बांटो। एक तो रटने वाला टॉपिक, आप हाइड्रोजन को इनऑर्गेनिक का हिस्सा मत मानो, मेटलर्जी को इनऑर्गेनिक का हिस्सा मत मानो, सरफेस केमिस्ट्री को फिजिकल का हिस्सा मानना ही नहीं। अपन 7 चैप्टर को रटेंगे, ये 7 चैप्टर अपने को 7 से लेकर के किस्मत अच्छा रहा तो 10-10 क्वेश्चन देंगे भाई। पॉलीमर है ही क्या, एडिशन कंडेंसेशन में तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है भाई। यहां बेसिकली आपका बायोमोलिक्यूल्स, भाई ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हटा दो तो बिल्कुल ये चैप्टर तुम्हें इतना इजी लगेगा कि पूछो मत भाई। उसके बाद केमिस्ट्री नेबुलाइट, अरे थोड़ा सा लगता है कि नॉन इंटरेस्टिंग, लेकिन आप बार-बार पढ़ो ना और किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इसको पढ़ो, पूरे उन लोग बहुत ही बढ़िया से एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख दिए। और मैं फिर बोलूंगा कि मॉड्यूल में भी जो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा है, जैसे पेनिसिलिन का दुनिया भर का वैरायटी उन लोग वहां पे लिख के रखा है, अधिकांश इंडिया के मॉड्यूल नीट वालों। तो हमें एनसीईआरटी लेवल पे मतलब इतना जल्दी हमें करना है ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, न्यूक्लियोटाइड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन फटाफट क्या है, हाइड्रोजन से भाई सवाल क्या आते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूवल का मेथड क्या है, परमानेंट हार्डनेस का रिमूवल का मेथड कौन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। मतलब इतना मेरा ये कहना है एनसीईआरटी करना भाई, सिर्फ एनसीईआरटी। इनका बेसिकली आप 7 चैप्टर किए 10 क्वेश्चन हो गया, 45 में 10 क्वेश्चन हो गया भाई, लगभग अपने 23-24% सिलेबस हो गया। अरे भाई साहब
45 में 10 क्वेश्चन अगर दिए दे दिया तो समझ में आ रहा है आपको? आप बोलोगे नहीं सर 10 कहां देगा सर, 9 ही देगा सर। अरे 9 भी दिया तो 45 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है भाई 20% सिलेबस। 20% सिलेबस तुम्हारा ये हो गया। पहले इनको मेमोरी बेस्ड वालों को कर, उसके बाद इनऑर्गेनिक का पढ़ो। इनऑर्गेनिक में अच्छा चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग है, फिर एस ब्लॉक में रिपीटेशन। अरे भाई पीरियोडिक टेबल में तुम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ता ही हो, साइज पढ़ते ही हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह तमाम चीजें पढ़ते ही हो। आप सब कुछ रिपीटेशन कहां मिलेगा? एस ब्लॉक में फिर रिपीटेशन, पी ब्लॉक में गया फिर रिपीटेशन। भाई हमेशा तो वहां तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पढ़ना ही है, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही सब चीजों का तो रिपीटेशन होगा। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में करीब करीब इनऑर्गेनिक तुम्हारा समिट आ जाता है। तो मेरा ये कहना है ना कि जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे बीच में ये रिवीजन होते रहेगा। भाई ये 7 चैप्टर होता क्या है ना कि आप इन फुद्दू चैप्टर को छोड़ देते हो और आप आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डर से पढ़े हुए हो। अरे भाई इसको बातें कर लो, 10 चैप्टर 7 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन इधर हो गया, फिर अपन इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। जब ये दोनों समझा जाएगा तो फिजिकल का क्वेश्चन मारते रहेंगे, इधर रिवीजन होते रहेगा, फिजिकल का क्वेश्चन मारते रहेंगे, इधर बेसिकली क्या है ना एकदम ये रट्टा हुआ बेस्ड है, एकदम मेमोरी बेस्ड है, इसको पलटते जाएंगे। आप बिलीव मी, आप पॉलीमर वगैरह जब 2-4 बार पलट लोगे ना तो 17 मिनट 18 मिनट में आप पूरे चैप्टर को बढ़िया से पलट लोगे। और ये मैं बेसिकली बात कर रहा हूं आपके लेवल पे, किसी प्रो स्टूडेंट के लेवल पे। मैं बेसिकली यहाँ पे जो है ना संबोधित कर रहा हूँ उन बच्चों का जो अभी कहीं ना कहीं मीडियोकर सिलेक्शन पे खड़े, पैनिक सिचुएशन पे खड़े। आपको यही तो है स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से तो आगे बढ़ोगे भाई, बाकी तो भेड़ चाल में सब लगा हुआ है। प्लीज आप इनको समझिए। आपको अगर भी अनकंफर्टेबल लगता है तो किसी का YouTube पे 1 शॉट देख लो यार, 1.5 घंटा 2 घंटा का। आप प्लीज समेटो, 1.5 के स्पीड 2 के स्पीड से इनको देखो, फिर एनसीईआरटी करो, बार बार इनको करते चले जाओ। और जब ये दोनों हो जाएंगे ना तो फिजिकल में आप क्वेश्चन मारोगे, उस टाइम इनको रिवीजन कर लोगे, फिजिकल में क्वेश्चन मारोगे, इनको रिवीजन कर लोगे, उसके बाद ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम वेल गुड इन ऑर्गेनिक तो प्लीज आप ऑर्गेनिक ही कर लो भाई साहब। अब देखो ये तो हो गया बेसिकली कैसे कैसे आप कीजिएगा। फिजिक्स में मैं आपको बोल ही दिया हूं कि लास्ट 34 ईयर नीट आईपीएमटी का क्वेश्चन का करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको धिक्कारता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं होगा मेरा, मुझे तो 180 में 180 लाना है, भाई बिल्कुल मेरा तो ये कौन सा मैं कहा हूं कि ये प्लान मेरा 138 डेज के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। प्लीज अगला 30 दिन के लिए काम करो ना भाई, अगला 30 दिन में 30 चैप्टर कर लो ना। तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा पूरा सब चीजों को समेटने हुए का। मेरा तो ये मानना है जिस बच्चे का बायो ठीक है ना, हर 9 दिन में एक बार बायो कर लो। हर 9 दिन में पर डे 3 से 4 घंटा पढ़िए, 3 से 4 घंटा में 4 चैप्टर 5 चैप्टर आप पढ़ लोगे। हर 9 दिन में एक बार बायो, हर 9 दिन में एक बार बायो। अगला 90 दिन में 10 बार बायो मारो भाई। 15 बार बायो मार के जाओगे ना, मजाल है कि 340 से कम आ जाए यार। इस बार वैसे भी 10-20 नंबर कट ऑफ गिरेगा यार, पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। 1000 से 1500 बच्चे जो बेसिकली 12th वाले आगे बूम मार के आ जा रहे थे वो पीछे छूटेंगे। और ये जो बेसिकली अभी जो पैनिक सिचुएशन निकलेगा ना अगले 2 महीना बाद, उस 2 महीना का हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि वो 2 महीना बाद जब पैनिक सिचुएशन होगा तो कैसे हम लोग आगे निकले। भाई साहब फिजिक्स का तो मैं बता दिया कि आपको 1 से 2 घंटा 2-2.5 घंटे के आसपास में थ्योरी मारो और 1.5 घंटा 2 घंटा में क्वेश्चन मारो। 1.5 घंटा मतलब फिजिक्स को 4 घंटा आपको देना है। आप मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा थ्योरी 2 घंटा क्वेश्चन, 2 घंटा थ्योरी 2 घंटा क्वेश्चन, 2 घंटा थ्योरी 2 घंटा क्वेश्चन। आप एक बार नोट्स को पलटो, क्वेश्चन मारो, हाँ लगेगा हाँ यार टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या क्वेश्चन था, अच्छा हाइट मैक्स का ये था, अच्छा रेंज का ये था, अच्छा हाँ, और स्प्रिंग में बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या था, अच्छा हाँ कैपेसिटर में क्या था, अच्छा कैपेसिटर रेजिस्टेंस में क्या था, अच्छा फेज डिफरेंस कितना था। कोई बात नहीं, आप बार बार क्वेश्चन को देख करके भी तो आप सीखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके भी तो बेसिकली ये सब चीजें आपके दिमाग में फिलअप होंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो निकलेगा ना। और बिलीव मी प्लीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको लास्ट 12-13 साल का सवाल नहीं करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लास्ट 34 साल का सवाल करना है। 34 साल। समय ज्यादा रहता तो मैं तो बोलता हूँ भाई, समय ज्यादा रहता तो मैं तो बोलता कि 34 साल के साथ साथ आप जेईई मेंस का लास्ट 15 साल का, लेकिन 2016 के बाद वाले नहीं। ऑनलाइन में क्या आया नहीं आया किसी को कोई गारंटी नहीं है, जिसको जो मर्जी बोला ये आया था। अरे भाई प्रूफ क्या है। मेरा कहना है कि आप जेईई मेंस में 2015 तक जब तक बेसिकली ऑफलाइन एग्जाम हुआ आप उन पेपर को भी कर सकते थे, लेकिन अपने पास समय कम है तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अपन को क्या करना है ना, अपन को जल्दी जल्दी बेसिकली क्या पर डे 1 चैप्टर के आसपास में फिजिक्स अगले 30 दिन में करना है भाई, अगले 30 दिन में। अच्छा
एक बात मैं और बोलूँगा, ये आपको शायद अजीब लगेगा लेकिन बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके कुछ ड्रॉपर बच्चे जो 2-3 साल रिपीटली, उनको अजीब लगेगा, लेकिन बिलीव में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक यू शुड फॉलो। करना क्या है, सबसे पहले तो आप मॉर्निंग और नाइट में विजुअलाइजेशन, देन ओथ आफ्टर हो जाएगा, ये क्या बोले, ठीक है ना, आफ्टर क्लोजिंग योर आई। आप सुबह उठे बेड से, उठने के बाद बेड पे आंख बंद, सपोज आप मॉर्निंग में पढ़ते हो, आपका हैबिट ऐसा है कि मान के चलो 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, 5:40-45 में उठे, बेड पे आंख बंद, 6 से 10 4 घंटा बायो निकाल लेंगे। अगर ऑन एवरेज 12-14 घंटा भी हिंदुस्तानी बच्चा पढ़ता होगा ना, तो 4 घंटा तो मेरा कंस्ट्रक्टिव यहाँ निकल गया। इधर बायो निकालना है, बायो निकालना, आंख बंद करके आप विजुअलाइज कर रहे हो, मुझे 4 घंटा बायो निकालना है, नाश्ता वास्ता करूँगा, फिर 11 से बेसिकली क्या है ना, 11 से 1 के आसपास में कल वाला चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिवीजन मार लूँगा यार, 11 से 12:30-1 के आसपास 2 घंटा कल वाला चीज़ों को रिवीजन मार लूँगा, है ना। कल फिजिक्स का क्वेश्चन तो मार लिए थे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं आया था थ्योरी में, चलो सर का कॉपी पलट लेते हैं जिनका भी पढ़े थे, या वो जो रट्टा वाला चैप्टर देखे थे ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, ब्रिटिल लाइफ वगैरह 7 चैप्टर, चलो जल्दी उसको पलट लेते हैं, है ना। या कल जो पढ़े थे बायो में, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पलट लेते हैं, है ना। चलो चलो आराम से। फिर मेरा जो है ना, उसके बाद मेरा 1 से 5 का ये शेड्यूल होगा, या रात में इतना से इतना ये शेड्यूल होगा। इतना आँख को बंद करके आपको विजुअलाइज करना है, 5-6 बार खुद को रिपीट करना है ना। सबकॉन्शियस माइंड में वो जाना चाहिए कि हाँ आज ये कर लेना है ना। उसके बाद आज मेरा टाइम इफेक्टिवली निकलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मेरा जो टारगेट है वो टारगेट की तरफ हम बढ़ेंगे, और डेफिनेटली उस टारगेट के लिए एक नियमित समय भी देंगे। मेरे पास समय है तो फिर समय क्यों ना दूँ, मुझे 12-14 घंटा के आसपास देना है, बिल्कुल देना है। फ़ोन से डिप्रेशन से बचना है ना, हाँ बिल्कुल बचना है। तो आप आंख बंद कीजिए, अपने आप को ही सब बोलिए, एकदम मॉर्निंग में एकदम विजुअलाइज कीजिए, हाँ मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। टाइम के फ्रेगमेंट को आप देखिए 2-3 मिनट के आसपास में, 2-3 बार उसको रिपीट कीजिए, हाँ मैं ऐसे करूँगा। फिर क्या है कि आपके पास एक छोटा सा बेसिकली डायरी होना चाहिए, कुछ इस तरह का एक छोटा सा डायरी होना चाहिए, या इस तरह का एक छोटा सा डायरी होना चाहिए। उसको आपको क्या करना है, एक पेज को 2 पार्ट में, पहले मॉर्निंग ओथ लिखना है, और रात में क्या लिखना है, सुबह मॉर्निंग ओथ लिखना है। एकदम विजुलाइज करने के बाद आज ये मैं सोचा हूँ, आज ये टॉपिक में करने का पूरा जान लगा दूंगा। और रात में फिर क्या करना है, रात में एक बार उसको बेसिकली क्या है ना, एक बार उसको एनालाइज करना है। हाँ आज क्या हुआ ना कि गलती से दोस्त का फ़ोन आ गया, बोलने लगा कि प्रिपरेशन में बेसिकली भाई मेरा तो सिलेबस हुआ ही नहीं, मेरा तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तुम बेसिकली बढ़िया जगह कोचिंग ज्वाइन किया, मेरा तो बेकार हो गया भाई, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए भाई, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए। 40 मिनट खींच दिया। उन चीज़ों से बचना है कि भाई इस बार कटअप क्या जाएगा, भाई डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई तुम्हें लग रहा है कि इन चीज़ों से समय बर्बाद हुआ तो नहीं, कल से इन चीज़ों से बचना है। एकदम एनालाइज करना है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं तो आप वो भी लिखिए, आप ये लिखिए कि हाँ आज मेरे पास जितना टाइम था और मेरा जितना एनर्जी था मैंने दोनों का लगा दिया, कल मैं इसी को बेसिकली और बेहतर करने का कोशिश करूंगा या इसी को कंटिन्यू करने का कोशिश करूंगा। आज मैं अपना पीक निकाला, कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। या किसी दिन हाँ आज मैं 1 घंटा 2 घंटा और निकाल सकता था, मेरा आधा घंटा इन चीज़ों में वेस्ट हुआ। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के समय जो मेरा टेंडेंसी था वो कुछ गलत था, म्यूजिक बना करके हम सॉल्व कर रहे थे, मेरा माइंड पैसिव चला गया, मुझे एक्टिव माइंड के तौर पे सॉल्व करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, ये ओथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओथ बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग एंड बेसिकली नाइट में। और उसके बाद लास्ट में मैं बोलूँगा आपको ये बेसिकली रिमार्क रिकॉर्ड बुक है ना, लास्ट में आपको बोलूँगा रिमार्क रिकॉर्ड बुक है ना। प्लीज़ आप यहाँ पे देखो, जैसे हमारे यहाँ बच्चा है, इसको हम लोगों ने रिमार्क रिकॉर्ड बुक दिया, ये डेट है ना, ये अपना डेट डाला 16 तारीख को, टारगेट बायो का, टारगेट फिजिक्स का, टारगेट केमिस्ट्री का। वैसे तो अगला 14 डेज़ का हम लोग टारगेट बांट दिए थे कि हाँ भाई आपको ये करना है केमिस्ट्री में, बायो में। ये नीट के पहले ही, मतलब जब डेट एग्ज़ाम नहीं निकला था तब हम लोग पहले सोचे थे। बच्चा अपना रिमार्क खुद को देगा कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए मैं पोर्शन कुछ दिया हूँ, बच्चा हो सके तो उससे ज़्यादा भी कर ले रहा है। सपोज दैट बेसिकली क्या है कि अभी क्या है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो में हम लोग नहीं दिए थे, वो बच्चा कर लिया। अगर 1 to 4 चैप्टर एक ही दिन में कर रहा है तो उसके लिए 3 दिन क्यों लगाए, उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के लिए बेसिकली हम लोग बायो में कितना दिन दिए थे, बायो में हम लोगों ने बेसिकली 3 दिन दिया था, डे 1 डे 2 डे 3। ये बच्चा एक दिन में कर लिया तो अगला दिन बेसिकली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया।
उसके नेक्स्ट इज बायो में कुछ और कर लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कर लिया। तो भाई जिसका स्पीड अच्छा है किसी टॉपिक के प्रति, वो अपना स्पीड को यूटिलाइज करेगा। ये तो हमने बच्चों को बेसिकली एक जनरलाइज यहाँ पे एक टारगेट दिया। हर बच्चा का ये अपना अलग अलग हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक टारगेट बनाएं और उस टारगेट को देखें, आप उस टारगेट को बेसिकली क्या ट्रैक करें कि भाई मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, और कर पा रहा हूं नहीं बल्कि करना है, कोशिश करना है। और एक बात मैं और बोलूंगा, कभी लगे ना 5-7 दिन में कि नहीं हो पा रहा है, पैनिक नहीं होना है भाई साहब। लास्ट ईयर यूपीएससी का बेसिकली जो रैंक 1 था शुभम कुमार, मैं उस बंदे का इंटरव्यू देखा, अब तो ओझा सर के साथ उनका इंटरव्यू था। मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लगा, वो बंदा बेसिकली क्लियरली बोला कि सर जो भी हम लोग रूटीन बनाते हैं, जो भी अपना टारगेट सेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 50-60% पोर्शन नहीं हो पाता है सर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ 50-60% नहीं करना है, अपने को तो 100% के पीछे कूदना है। भाई उनका एक लंबा जर्नी है, 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का बेसिकली जर्नी, अपने पास 138 दिन है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि कभी अगर उस तरह से ना भी हो तो गिव अप नहीं करना है। ये गेम बेसिकली क्या है ना कि जो इसमें पैनिक नहीं हुआ वो आगे निकलेगा, और जो पैनिक हो गया वो आगे नहीं निकलेगा। दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली क्या है, हाउ मच यू कंट्रोल एंड हाउ मच यू एनालाइज योरसेल्फ इन योर प्रिपरेशन, तभी आप आगे निकल पाओगे बाकियों से। तो मैं फिर भी यही बोलूंगा कि आज आप बेसिकली जो मैं आपको बात बोला हूं, उन चीजों को आप बढ़िया से ध्यान रखें, एकदम बढ़िया से। आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। आप प्लीज फिजिक्स को आप लंबा ना लेके जाए, आप बायो को बहुत लंबा लेके ना जाए। ये नहीं 45 डेज का प्लान नहीं भाई, आप एक बार पहले जल्दी करने का कोशिश करो। और केमिस्ट्री में जो बोला हूं कि पहले जो मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है पहले उसको आप करो। तो आप जो है ना एक प्रॉपर तरीका से आप प्रिपरेशन करें, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चले। और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बात तो मैं जरूर बोलूंगा कि किसी भी कंडीशन में जो मैं विजुअलाइजेशन के बारे में बोला हूं सुबह और शाम, आप किसी से शेयर ना करें, उसके दोस्त मजाक बनाएंगे, लेकिन भाई तुम्हें सिलेक्शन लेना है। इससे क्या है ना कि आप खुद को एक गाइड कर रहे हो, आप खुद को एक पुश कर रहे हो, आप वैसे सिचुएशन में जा रहे हो। तो प्लीज बेस्ट ऑफ लक यार, फोड़ोगे तुम, मुझे भरोसा है।